Welcome again young learners to this part of National Income and Related Aggregates। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में वैल्यू एडेड मेथड को किया था और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी किया था। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड मेथड की तरफ। द सेकेंड मेथड इज इनकम मेथड। एज आई टोल्ड यू बेसिकली देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम: वैल्यू एडेड मेथड, income method and expenditure method. So now we are doing the income method. According to income method, the domestic income is sum total of factor income generated by all the primary factors of production in the domestic territory of a country. यहाँ पर हमें तीन चीजों पर basically focus करना है and these three things are domestic income, factor income, total of factor income, and these are generated by primary factors of production, जो कि primary factors of production ने generate की हो। हम जानते हैं कि primary factors of production are land, labor, capital and entrepreneur। तो इन्होंने जितनी भी इनकम को जनरेट किया in an accounting year, so what will be the income generated by these? The income generated by these is rent, wages, interest and profit. So that is what written here. It is the sum total of factor income. So rent, wages, interest and profit are the factor income generated by primary factors of production. The primary factors of production are land, labor, capital and entrepreneur in the domestic territory of a country, जिससे कि कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डोमेस्टिक टेरिटरी के स्कोप को किया था, तो जिसे एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट किया गया हो, दैट sum total of that income, the sum total of that factor income is known as the domestic income. तो इनका sum total क्या है? Domestic income. And the thing to see here, the very important, the domestic income is NDPFC. If you remember, मैंने आपको बताया था कि जो एग्रीगेट है डोमेस्टिक इनकम का, द एग्रीगेट फॉर डोमेस्टिक इनकम इज NDPFC, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ से हमें एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि इनकम मेथड से हम जो कैलकुलेट करते हैं वो है NDPFC। GDP-MP को हम यहाँ कैलकुलेट नहीं करते। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। तो सीधी सी बात है, जब ये फैक्टर इनकम का सम टोटल है तो ये किस पर होगा? फैक्टर कॉस्ट पर होगा, बिकॉज इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, दैट इज व्हाई इट विल बी डायरेक्टली कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट। इसीलिए इसको डायरेक्टली किस पर कैलकुलेट किया जाएगा? फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेट किया जाएगा, एंड दैट इज व्हाई वी डायरेक्टली कैलकुलेट द NDPFC। इसीलिए हम डायरेक्टली क्या कैलकुलेट करते हैं इनकम मेथड से? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, विच इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक इनकम, जिसे हम क्या भी कहते हैं? डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। तो यदि हम इनकम मेथड की बात करें और इन्हीं कंपोनेंट्स को ब्रॉडली लें तो ये कुछ इस तरीके से होंगे। According to income method, we directly calculate the NDPFC, that is also known as domestic income, जिसे हम domestic income भी कहते हैं, and the NDPFC is basically the sum total of rent, wages, interest and profit। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास ब्रॉड कंपोनेंट्स हैं इनकम मेथड के अंदर, द ब्रॉड कंपोनेंट्स आर compensation of employees, then we have operating surplus, and the mixed income of self-employed।
यानी कि जब हम इन तीनों को टोटल कर देते हैं, when all these three components are total or added, then we have the NDPFC or domestic इनकम। अब डिस्कस करते हैं कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है एंड मिक्स्ड इनकम क्या होता है। द कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज द पेमेंट मेड टू द those factors of production which render their services for the production। ये compensation of employees is for the services rendered by the labor for their product in the process of production। यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस में लेबर ने जो भी अपनी सर्विसेज दी हैं उसके लिए उनको जो भी रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, दैट रेम्यूनरेशन इज नोन एज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सो द कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इज द रेम्यूनरेशन पेड टू द लेबर in the form of wages, in the form of kind, or in certain other forms, that is known as compensation of employees। The operating surplus is the income from property and entrepreneurship। प्रॉपर्टी और ऑन्ट्रप्रीनियोरशिप से होने वाली इनकम को ऑपरेटिंग सरप्लस कहा जाता है। एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इज द total income of those people who are self-employed and the income of which cannot be, the income of whom cannot be classified under different heads, जिसकी इनकम को अलग अलग हेड्स में क्लासिफाई किया नहीं जा सकता। हम इन्हें थोड़ा और डिटेल में करेंगे और बेसिकली the compensation of employees, the operating surplus and the mixed income of self-employed are the basic components or the major components of income method, but these have to be done in detail। So the first component under income method is compensation of employees। जैसा मैंने अभी बताया, the compensation of employees is the remuneration paid to the employees। ये employees को दिया जाने वाला remuneration for the services rendered by them, जो भी उन्होंने services render की हैं in the process of production। production process में या production को करते समय जो भी services उन्होंने दी हैं उन सर्विसेज के लिए दिया जाने वाला रिम्यूनरेशन इज नोन एज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जिसे हम जनरली COE भी लिखते हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज ऑल्सो रिटन एज COE। इसके हमारे पास सब कॉम्पोनेंट्स हैं। द सब कॉम्पोनेंट्स ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आर wages and salaries in cash, wages and salaries in kind, and employers contribution to social सिक्योरिटी स्कीम्स। तो अब एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं और फिर करेंगे कि इनका रेलेवेंस क्या है। द कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हैज बेसिकली 3 सब पार्ट्स। दीज आर वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, दैट इज दिस इज द पेमेंट, मॉनेटरी पेमेंट टू द वर्कर्स और to those employees who are working for the employer। जो भी employer के लिए काम कर रहे हैं उनको जो भी monetary payments किए जा रहे हैं, those monetary payments are wages and salaries in cash। The wages and salaries in kind are the benefits that are given by the employer to employee other than cash। यानी कि कैश के अलावा, कैश से अलग monetary benefits तो यहाँ दे दिए हैं, बट उसके अलावा जो भी बेनिफिट्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल फैसिलिटीज, फॉर एग्जाम्पल रेंट फ्री हाउसिंग, फॉर एग्जाम्पल फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, सो दीज ऑल विल बी वेजेस एंड सैलरीज इन kind because no monetary value had been transferred। कोई भी monetary value नहीं दी गई है, but these are wages and salaries in kind which have been again given to the employee by the employer for the services rendered by him।
देन वी हैव एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन। अब एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स क्या होता है? बेसिकली मॉनेटरी पेमेंट्स के अलावा भी एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड में अपना कंट्रीब्यूशन करता है। द बेसिक फंडामेंटल इज दिस, वॉट एवर अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉयज सैलरी, यदि प्रोविडेंट फंड में सपोजिंगली फॉर एग्जाम्पल प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय के ₹1000 उसकी सैलरी में से कट रहे हैं, इफ ₹1000 इज डिडक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉयज सैलरी, द सिमिलर अमाउंट विल बी एडेड बाय द एम्प्लॉयर। तो उतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर भी क्या करेगा? ऐड करेगा। दिस इज द प्रोविजन ऑफ प्रोविडेंट फंड। सो जो भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कर रहा है, दैट कंट्रीब्यूशन इज द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। अब हमें यहां पर 3 चीजों को ध्यान रखना है। दीज 3 थिंग्स आर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, यदि आपको क्वेश्चन में गिवन है, then we need not to take these factors into consideration, क्योंकि compensation of employees में already इन तीनों की value included है। But if compensation of employees is not given, then we have to search for these factors and these factors will be added। इनको आप ऐड कर देंगे सो एज टू गेट दी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ताकि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आपको मिल जाए। सो पहली चीज, इफ द कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इज ऑलरेडी गिवन, देन वी नीड नॉट टू टेक दीज फैक्टर्स बिकॉज द वैल्यू ऑफ दिस इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। द सेकेंड थिंग इज, इफ इट इज नॉट गिवन, देन वी हैव टू ऐड दीज कंपोनेंट्स। इन कंपोनेंट्स को हमें ऐड करना है और उसके बाद हमारे पास वैल्यू आएगी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की। द थर्ड वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज, आप देख रहे हैं हमने लिखा है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। कई बार आपको क्वेश्चन में एट टाइम्स यू हैव एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, डिफरेंस क्या है? ये है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, लेकिन क्वेश्चन में कई बार आपको दिया होता है एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू social security schemes। at times in the question it is given कि social security schemes में employee का contribution, ध्यान रखेंगे कि employees contribution is not added, only employers contribution, क्योंकि employee कहाँ से contribution कर रहा है ना, employee is contributing out of the salary received। कहाँ से कंट्रीब्यूशन कर रहा है? सैलरी में से, और हम सैलरी को या वेजेस को एक बार कैलकुलेशन में ले चुके हैं। एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हम एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स नहीं लेते, बिकॉज द एम्प्लॉय इज पेइंग दिस amount towards the provident fund out of the salary received by him and that salary is already included, और उस सैलरी को ऑलरेडी इंक्लूड किया जा चुका है। तो इसीलिए एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन को नहीं लेंगे, केवल एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग में लेंगे। तो ये बात हमें बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो द नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास आता है ऑपरेटिंग सरप्लस, लेकिन इसको करने से पहले एक रिकॉल ले लेते हैं कि हमने किया एनडीपीएफसी इज बेसिकली द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम जनरेटेड, एंड द फैक्टर इनकम generated are basically rent, wages, या हम इसको wages rent कर लेते हैं for the convenience, interest and profits। अब हम यदि देखें तो हमने compensation of employees में wages को कर लिया है। So the wages has been done in compensation of employees. So this is compensation of employees. Now we are moving to the rest, rent, interest and profit. Let's see the operating surplus as a second component. It refers to income from property and entrepreneurship. प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से होने वाली इनकम को हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। तो यदि मैं ऑपरेटिंग सरप्लस को हम लेते हैं, सो ऑपरेटिंग सरप्लस इज two kinds of income, income from property and
इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, इनकम जो प्रॉपर्टी से हो रही है, इनकम जो एंटरप्रेन्योरशिप से हो रही है। अब जैसा हमने किया कि हमारे पास वेजेस तो हो चुके हैं, वेजेस इज डन, नाउ वी आर लेफ्ट विद रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। सो दीज आर अंडर द ऑपरेटिंग सरप्लस। हाउ? द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम, दैट इज रेंट, रॉयल्टी and interest. So rent, royalty and interest are the income from property and income from entrepreneurship. जो entrepreneurship से होने वाली इनकम है, रिस्क को लेने से होने वाली इनकम है, that is profit. वो क्या है? प्रॉफिट है। ठीक है, तो अब यहां से हम वापस एक माइन्यूट चीज को करेंगे। यदि आपको क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, जनरली हम इसे OS से डिनोट करते हैं, यदि आपको क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो हम ऐसे की ऐसी वैल्यू ऑपरेटिंग सरप्लस की ले लेंगे। बट इफ ऑपरेटिंग सरप्लस इज नॉट गिवन, देन वी विल ऐड रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। सो द ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो जो इसका सम टोटल है वो क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस है। सो ईदर वी शुड बी गिवन इन द क्वेश्चन ऑपरेटिंग सरप्लस। यदि ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन नहीं है तो हम इन सबको प्लस कर देंगे, जो भी कंपोनेंट्स हमारे पास गिवन होंगे उन सबको प्लस कर देंगे, एंड बाय एडिंग दीज कंपोनेंट्स वी विल बी हैविंग द ऑपरेटिंग सरप्लस। तो हमें क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग सरप्लस मिलेगा। नाउ वन मोर माइन्यूट थिंग हियर इज, एट टाइम्स हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट भी गिवन नहीं होता, एट टाइम्स क्वेश्चन में प्रॉफिट भी गिवन नहीं होता। तो प्रॉफिट के हमारे पास तीन पार्ट्स है, दैट 3 parts ऑफ प्रॉफिट। दीज पार्ट्स आर, द प्रॉफिट इज क्लासिफाइड इनटू 3 parts. These parts are कॉर्पोरेट टैक्स, फिर हमारे पास आता है डिविडेंड, एंड देन वी हैव रिटेन्ड अर्निंग्स। अभी तीनों चीजें क्या हैं पहले ये समझ लेते हैं, एंड हाउ वुड वी take these into the consideration or not take into the consideration, that we'll discuss later. Corporate tax is the tax that is levied on the income of the company. हमें पता है that the company is an artificial person which is created by law, and each person that is created by law or naturally, that means we people or the person that is created by law have to pay the taxes on their income. उन्हें अपनी इनकम पर टैक्स भरना पड़ता है। We people pay the taxes in the form of income tax, but the company has its income in the form of profits, and that is why the company has to pay the corporate tax or the profit tax on the profits earned by it, क्योंकि ये प्रॉफिट में से ही क्या होंगे? पे किए जाएंगे। Then we have dividend. The dividend is the amount that is paid to the shareholders out of the current year's profit. Current year के profit में से जो भी shareholders को amount दिया जाता है, that is known as dividend. So dividend is the amount paid to the shareholders out of the current year's profit. Then we have retained earnings. The retained earnings are also known as undistributed profits. हम retained earnings को कॉर्पोरेट सेविंग्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी कहते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी कहते हैं। सो रिटेन्ड अर्निंग्स, कॉर्पोरेट सेविंग्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, दिस इज द इनकम or the part of the profit that had been retained by the company for the future use. ये वो सेविंग्स है जिसे कंपनी अपने फ्यूचर यूज के लिए सेव कर लेती है। अब हम इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे? सपोजिंगली क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट्स गिवन है, प्रॉफिट्स आपको ऑलरेडी गिवन है, तो हमें इनको नहीं लेना है, नीदर द कॉर्पोरेट टैक्स नॉर द डिविडेंड एंड द रिटेन्ड अर्निंग्स। बट यदि क्वेश्चन में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास प्रॉफिट्स गिवन नहीं है, इन दैट केस हम कॉर्पोरेट टैक्स को
डिविडेंड को और रिटेन्ड अर्निंग्स को प्लस करके सबसे पहले प्रॉफिट्स को निकालेंगे एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट इट विल बी एडेड टू रेंट, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट। तो एक बार क्विक रिविजन ले लेते हैं क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस में सब कंपोनेंट्स एंड देयर सब कंपोनेंट्स आर आल्सो देयर। ऑपरेटिंग सरप्लस जिसे हम ओएस से भी लिखते हैं, इट हैज बेसिकली रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। यानी कि हम रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को ऐड करके क्या निकालेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस, इन केस हमें ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन नहीं है। लेकिन एट टाइम्स हमें प्रॉफिट भी गिवन नहीं होता। इफ वी आर नॉट गिवन विद द प्रॉफिट्स देन द सब कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉफिट्स आर द कॉर्पोरेट टैक्स, द डिविडेंड एंड द रिटेन अर्निंग। इन सबको प्लस करके हम सबसे पहले प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करेंगे एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट इट विल बी एडेड टू रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, देन इट विल बी ऑपरेटिंग सरप्लस। अब यदि हम यहां से देखें तो वेजेस को हमने कवर कर लिया था कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में। रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट हैड बीन कवर्ड अंडर ऑपरेटिंग सरप्लस और रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को हमने कवर कर लिया है ऑपरेटिंग सरप्लस में। तो फिर ये मिक्स्ड इनकम का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So the third component of the national income through income method is mixed income of self-employed. Although हमने rent, wages, interest और profit चारों factor incomes को compensation of employees and operating surplus के अंडर इंक्लूड कर लिया है, बट देन टू वी हैव द थर्ड कंपोनेंट दैट इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। व्हाट इज इट? इट रेफर्स टू the income self-employed persons using their factor services in their own business. It refers to income of self-employed persons. ये self-employed persons की वो income है जो कि वो अपने business से earn कर रहे हैं. Supposingly a grocery a person who runs the grocery shop, अब वो अपनी खुद की शॉप में ऑनर भी है. ही इज द ऑनर हिमसेल्फ. ही वर्क्स फॉर द ग्रॉसरी शॉप. उसने अपनी कैपिटल को भी लगाया है और उसी जगह पर वो क्या कर रहा है, सपोजिंगली ही इज रनिंग दैट ग्रॉसरी शॉप इन हिज ओन शॉप. तो अब हमारे पास चार चीजें हैं उसकी. खुद की शॉप में वो क्या कर रहा है, ग्रॉसरी शॉप को रन कर रहा है. ही इज द लेबर हिमसेल्फ. वही वहां पर क्या है, लेबर है. उसने अपनी ही कैपिटल को क्या किया है, एम्प्लॉय किया है. ओन कैपिटल हैज बीन एम्प्लॉयड. दैट मीन्स उसने अपनी ही कैपिटल को बिजनेस में लगाया है और वही बिजनेस का क्या है, ऑनर है. अब नॉर्मली हम देखें खुद की शॉप खुद की है, ये 2 मिनट के लिए हम भूल जाते हैं. बेसिकली शॉप के लिए क्या देना होता है, रेंट. इट इज द वैल्यू ऑफ द लैंड. लेबर के लिए क्या, वेजेस. कैपिटल के लिए क्या, ओन को हम 2 मिनट के लिए भूल रहे हैं. कैपिटल के लिए क्या देना होता है, इंटरेस्ट. एंड द ओनर गेट्स द प्रॉफिट. बट सिंस ही हैज हिज ओन, क्योंकि उसका खुद है, he is himself the owner of the shop. He owns the shop. He himself is the labor. He himself is having the capital. उसने खुद की कैपिटल को एम्प्लॉय किया है, वो खुद ही ऑनर है. जब ऐसा कुछ है तो ऐसे केसेस में द रेंट, इम्प्यूटेड रेंट, हमने पीछे किया था एक वर्ड इम्प्यूटेड. इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ द एरिया. उसी तरीके की एरिया की मार्केट वैल्यू जो कि ऑनर जिसमें अभी खुद रह रहा है या जो कि ऑनर ऑक्यूपाइड है. तो ऐसे केसेस में द इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओन शॉप, द वेजेस, द इंटरेस्ट एंड द प्रॉफिट, ये सारी चीजों को जब हम टोटल कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके के लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनकी इनकम को अलग अलग हेड्स में क्लासिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है. दैट इज वाई द सम टोटल ऑफ द इनकम अर्न्ड बाय दीज एम्प्लॉयज सेल्फ एम्प्लॉयड आर नोन एज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. फिर से देख लेंगे. सिंस इट इज very difficult to classify the income of self-employed into different heads of compensation and operating surplus, क्योंकि self-employed की इनकम को ऑपरेटिंग सरप्लस और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में
क्लासिफाई करना मुश्किल होता है, इसीलिए देयर इनकम, द इनकम जनरेटेड बाय देम इज नोन एज मिक्स्ड इनकम, विच इज द सम टोटल ऑफ imputed rent, imputed wages, imputed interest and the profits earned. इसीलिए this income is known as mixed income since it cannot be classified. Now this net domestic product at factor cost, the NDPFC, as we know according to income method हम लोग directly क्या कर रहे हैं, NDPFC या domestic income को calculate करें. Basically the NDPFC is compensation of employees, COE plus operating surplus plus mixed income. बेसिक फॉर्मूला हमारे पास ये है. ठीक है, यदि हमें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन नहीं है, इन दैट केस वी हैव 3 सब कंपोनेंट्स, दैट इज वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, wages and salaries in kind, and the last one is employers contribution. Remember this, employers, not employees contribution. Employers contribution to social security are the 3 सब components. यदि हमें compensation of employees given है तो हम इनको नहीं लेंगे, otherwise this will be added. Then we have operating surplus, it is the income from property and entrepreneurship. और यदि ये हमें given नहीं है तो it is rent, royalty, interest and profit. इनको टोटल करके निकालेंगे. And at times if profit is also not given, यदि profit भी given नहीं है तो इसके हमारे पास 3 सब components हैं. These 3 सब components are corporate tax, then dividend, part of the profit that is distributed to shareholders, and retained earnings that had been retained for future, वो savings जो कि वो future में investment के लिए save कर लेते हैं. तो यदि प्रॉफिट गिवन है वेल एंड गुड, नहीं गिवन है तो हम इन सबको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, सो एज टू गेट द प्रॉफिट. एंड वंस वी गेट द प्रॉफिट देन वी ऐड रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, जो भी कंपोनेंट्स आपको गिवन है. फिर हमारे पास मिक्स्ड इनकम आपको एज इट इज गिवन होती है क्वेश्चन में, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. इफ इट इज नॉट गिवन वी एज्यूम इट इज 0. यदि गिवन नहीं है तो फिर हम एज्यूम कर लेते हैं ये क्या है, 0 है. एक बार हमने एनडीपीएफसी को कैलकुलेट कर लिया, हम नेशनल इनकम को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. द नेशनल इनकम इज रिप्रेजेंटेड एज NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, राइट. एनडीपी हमारे पास है NDPFC, नेट हमारे पास ऑलरेडी है. रिमेंबर दिस, इट हैज नॉट टू बी कट, इट इज ओनली फॉर योर कन्वीनियंस. डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं. वी ऐड द वैल्यू ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड वी ऑलरेडी हैव द फैक्टर कॉस्ट. फैक्टर कॉस्ट हमारे पास है ही. सो वंस वी कैलकुलेट द एनडीपीएफसी इन ऑर्डर टू गेट द नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमें उसमें सिर्फ NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना होगा. आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. As we have done in the value added method also, that at times there is a question related to precautions should be taken into the consideration while calculating the national income through a particular method. In the previous videos we have done the precautions that we should take into the consideration while calculating the national income through value added method. आज हम करेंगे precautions regarding the income method, that is कि जब हम national income को income method से calculate करते हैं तो हमें किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए. हमें सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी चाहिए कि इनकम मेथड के अंडर इट इज द डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ income generated by
ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो इनकम जनरेटेड है, दैट इज नोन एज द डोमेस्टिक इनकम अंडर द इनकम मेथड। सबसे पहले हम ले रहे हैं ट्रांसफर इनकम। क्या ट्रांसफर इनकम को हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग में इंक्लूड करेंगे? व्हाट आर ट्रांसफर इनकम? द ट्रांसफर इनकम आर द यूनिलेटरल इनकम्स दैट हैड बीन जनरेटेड और दैट हैज बीन रिसीव्ड विदाउट गिविंग एनी सर्विसेज, यानी कि ये अर्नड फॉर्म में नहीं होती, अनअर्नड इनकम होती है। सपोजिंगली ओल्ड एज पेंशन, दिस ओल्ड एज पेंशन एज एन एग्जाम्पल हैज बीन टेकन फॉर अ पर्पस, एक पर्पस के कारण ओल्ड एज पेंशन को एज एन एग्जाम्पल लिया है। देन वी हैव स्कॉलरशिप, ग्रांट्स, सब्सिडीज। क्या इनको हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग में कैलकुलेट करते हैं, कंसिडर करते हैं? द आंसर इज नो। इसका आंसर है नॉट इंक्लूडेड। क्यों नहीं करते? बिकॉज दीज आर अनअर्न्ड इनकम, क्योंकि ये क्या है? अनअर्न्ड इनकम है। और हमने किया है कि ये हमेशा किस में होती है? दीज आर द इनकम जनरेटेड और अर्नड, ये हमेशा अर्नड फॉर्म में होने वाली इनकम है, जबकि ट्रांसफर इनकम आर द इनकम्स दैट आर इन द अनअर्न्ड फॉर्म, यानी कि जिन्हें अर्न नहीं किया गया बल्कि दैट हैड बीन रिसीव्ड in the form of grants, in the form of subsidies, and these are since unearned, that is why are not included in the national income accounting। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, ओल्ड एज पेंशन को एक पर्पस से लिया है। आपके पास पेंशन दो तरीके की होती हैं, दीज आर ओल्ड एज पेंशन एंड रिटायरमेंट पेंशन। ओल्ड एज पेंशन इज गिवन बाय एज अ ट्रांसफर इनकम, ओल्ड एज पेंशन हमेशा ट्रांसफर इनकम होती है। बट जो रिटायरमेंट पेंशन है, दैट इज गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय बिकॉज ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम, क्योंकि एम्प्लॉय ने अपनी सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन को पास्ट में दी थी, उसके बदले में उसे क्या दिया जा रहा है? रिटायरमेंट पेंशन दी जा रही है। दैट इज वाई द रिटायरमेंट पेंशन विल बी द पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड हेंस will be included in the national income accounting, और इसीलिए उसे national income accounting में include किया जाएगा। So old age pension will not be included since these are the transfer incomes, but if it is the retirement pension, it will be included as a part of compensation of employees। Then we have illegal income। illegal income हम सभी जानते हैं that had been taken out of the illegal activities। क्या इसे इंक्लूड किया जाएगा? The answer will obviously be no, not included because these are unaccounted income, क्योंकि इनका किसी भी तरीके का रिकॉर्ड नहीं होता, अनअकाउंटेड इनकम है, इसीलिए हम इलीगल इनकम्स को इंक्लूड नहीं करते नेशनल इनकम अकाउंटिंग में। फिर आपके पास आता है कैपिटल गेन्स। सबसे पहले कैपिटल गेन्स होता क्या है? द कैपिटल गेन्स आर द गेन्स और द प्रॉफिट्स आउट ऑफ द सेल ऑफ प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट। सो दीज आर द प्रॉफिट्स फ्रॉम प्रॉपर्टी, सेल ऑफ प्रॉपर्टी इंस्टेड, सेल ऑफ प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट। दोनों का एग्जाम्पल लेते हैं, सेल ऑफ प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट का। सपोजिंगली आई ओन अ हाउस द वैल्यू ऑफ विच हैड बीन टू मी ₹30 लाख, जिसकी वैल्यू मुझे 30 लाख थी। व्हेन आई एम सेलिंग दैट हाउस, दैट इज एट सपोजिंगली 50 लाख, 50 लाख पे उस वैल्यू को उस हाउस को सोल आउट कर दिया। सो दैट 20 लाख इज द कैपिटल गेन। मुझे 20 लाख का डिफरेंस है, वो क्या होगा? कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट पे होने वाला गेन, सपोजिंगली आई परचेज वन शेयर एट ₹1000, नाउ द वैल्यू ऑफ दैट शेयर इज ₹1500। जब मैंने उसे सेल किया तो उसकी वैल्यू है 1500। क्या उसकी वैल्यू को इंक्लूड किया जाएगा? दैट 500, दैट डिफरेंस विल बी इंक्लूडेड? द आंसर इज नो, नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके का कैपिटल गेन इंक्लूड, नॉट इंक्लूडेड। देयर इज नो जनरेशन ऑफ आउटपुट, ओनली पेपर ट्रांसफर्स। कोई आउटपुट जनरेट नहीं हुआ, ना ही तो घर जनरेट हुआ, यानी कि ना ही तो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन हुआ है, और शेयर्स तो केवल क्या है? पेपर ट्रांसफर्स है। ओनली द
ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, क्योंकि केवल ओनरशिप का ट्रांसफर हुआ है, कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं हुआ है, इसीलिए इसकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फिर आते हैं आपके पास विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स अचानक से होने वाले प्रॉफिट्स, जैसे प्रॉफिट्स फ्रॉम लॉटरी, वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज प्रॉफिट्स फ्रॉम लॉटरी। लॉटरी से होने वाले प्रॉफिट्स को क्या हम इंक्लूड करेंगे? अगेन, क्योंकि इस तरीके के प्रॉफिट्स को हमने जनरेट नहीं किया, नो सर्विस हैड बीन, नो आउटपुट हैड बीन जनरेटेड, सो दीज आर नॉट इंक्लूडेड। देयर इज अगेन नो जनरेशन ऑफ आउटपुट, कोई आउटपुट जनरेट नहीं हुआ है। दीज हैड बीन रिसीव्ड आउट ऑफ लक, क्योंकि ये किसी लक के वजह से मिले हैं, इसीलिए इनकी वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं करते। एक बार क्विकली देख लेते हैं। ट्रांसफर इनकम्स आर अनअर्न्ड इनकम एंड दैट इज व्हाई आर नॉट इंक्लूडेड। देन इलीगल इनकम्स आर अनअकाउंटेड इनकम, दैट इज व्हाई आर नॉट इंक्लूडेड। कैपिटल गेन्स आर जस्ट द transfer of ownership, no generation of output and hence will not be included. Then windfall gains again are the profits out of the luck, supposingly lottery etc. Again there is no generation of output and hence the windfall gains will not be included while calculating the national income. आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हमारे पास आता है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। सेकेंड हैंड गुड्स को बेचने पर जो इनकम हो रही है, क्या वो इंक्लूड होगी? वी हैव डन दिस अर्लियर ऑल्सो, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्यों? नो जनरेशन ऑफ आउटपुट, क्योंकि किसी भी तरीके का आउटपुट जनरेट नहीं हुआ है। फिर आता है कमीशन ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, क्या इसे इंक्लूड किया जाएगा? द आंसर इज इंक्लूडेड। क्यों? क्योंकि कमीशन इज अर्न्ड, बिकॉज अर्न्ड फॉर द सर्विसेज रीएंडर्ड, और किसी भी तरीके की सर्विसेज के लिए दिया गया, किसी भी तरीके की दी गई सर्विसेज पर जो मिल रहा है, द रेम्यूनरेशन, द कॉम्पनसेशन इज ऑलवेज इंक्लूडेड। देन वी हैव इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस, ये भी हमने पहले किया था, इट इज ऑलवेज इंक्लूडेड, इसे भी इंक्लूड किया जाएगा। दैट मीन्स अ हाउस इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स स्टेटस ऑफ बीइंग रेंटेड आउट और ऑक्यूपाइड बाय द ऑनर, चाहे उसको रेंट आउट किया गया है, चाहे उसको ऑनर ने ऑक्यूपाई कर रखा है, द इम्प्यूटेड रेंट इज द रेंट और द मार्केट रेंट ऑफ द सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी विल बी इंक्लूडेड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स स्टेटस बीइंग रेंटेड आउट और occupied by the owner. Corporate tax को क्या include किया जाएगा? It will not be included. Corporate tax is the tax paid by the corporates or the companies on their income. क्या इसे include किया जाएगा? इसे include नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि the corporate tax CT, corporate tax is a part of profit and once the profit is taken into the consideration, जब एक बार प्रॉफिट को कंसिडरेशन में ले लिया जाता है तो हम कॉर्पोरेट टैक्स को अलग से नेशनल इनकम अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं करते। फिर आता है इनकम टैक्स, इट इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड, इसे भी इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि इट इज द पार्ट ऑफ इनकम, क्योंकि ये इनकम का पार्ट है और क्योंकि इनकम को कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में ऑलरेडी इंक्लूड किया जा चुका है, इसीलिए हम इसे सेपरेटली इंक्लूड नहीं करते। सो चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।